हुकूमत ने कर्ज़ों की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील जो करने का ऐलान किया था इमरान खान ने, आज उसके ऊपर हुसैन असगर साहब, जिनको हाल ही में पुलिस सर्विस के अफसर हैं, नैब में उनको लाया गया था, उनको सरबराह उसका मुकर्रर कर दिया। और कहना यह है कि 6,600 था कर्ज़ का बोझ जो है 2008 में जब मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का आगाज़ हुआ, वो 30,000 अरब तक पहुँच गया। तो ये 24,000 अरब जो है ये कहाँ गया, ये जो कमीशन है उसकी तहकीकात करेगा। कुछ फैक्ट्स जो है उनके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल को पछताना ना पड़ जाए, मुझे लगता है ये कमीशन तश्कील देने के बाद, क्योंकि जब इसका मैंडेट बनेगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसके फाइनलाइज होंगे, तो ये 10 साल तक रुकेगा नहीं, ये इसके आगे के भी देखेगा, रीज़न एंड कॉजेज़ के कर्ज़ क्यों बढ़ रहा है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर आ रहे हैं नज़र, जिसके आखिरी जो कॉलम है उसके ऊपर लिखा हुआ है 35,000 अरब रुपए। ये 35,000 अरब के ऊपर अगर आप महीना पढ़ें तो ये लिखा हुआ है मार्च 2019। तो मार्च 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो थे वो समझ लें कि उसके बाद वाला पीरियड PMLN के हिस्से में नहीं आता। उसके बाद केयर टेकर्स आ गए, फिर इलेक्शन हुए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू हो गई। तो ये जो उसके बाद वाले नंबर्स का फ्लो है, इसका भी किसी को जवाब देना है। या वो केयर टेकर 3 माह देंगे या 10 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी कि ये 5-6 हज़ार अरब, ये अभी 30 जून पूरा नहीं हुआ, 30 जून तक ये 37,000 अरब के करीब रकम जाएगी टोटल। तो ये भी बताना पड़ेगा कि ये कौन सा ऐसा पाकिस्तान में साल के अंदर अजीबोगरीब काम हुआ है जो पिछले कई दहाइयों में नहीं था हुआ, कि एक ही साल में 6-7 हज़ार अरब हमें बोरो करना पड़ गया। तो कॉजेज़ जो मिलेंगी पहले 5 साल पीपल्स पार्टी के अंदर, जो रीज़न जो वजूहात हमें मिलेंगी PMLN के 5 सालों के अंदर, मोर और लेस वैसे ही वजूहात हमें मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इमरान ये पैसे कहीं खा नहीं गए, या असद उमर नहीं ले गए, या वो हफीज़ शेख कहीं खा नहीं जाएंगे। वजह यह है कि आपकी फिजिकल डेफिसिट इतनी बड़ी है, NFC वार्ड के बाद आप बड़ा हिस्सा सूबों को दे देते हैं, टैक्स रेवेन्यू आप इकट्ठा नहीं करते, जो पैसा आपका आता है वो या तकसीम हो जाता है या आपकी डेट सर्विसिंग में निकल जाता है, डिफेंस को आपने लाजमी पूरा करना है, तो पीछे जो अखराजात हैं सारे वो आप कर्जे ले लेके चलाते हैं। और जब डिवेल्यूएशन आपने की तो डिवेल्यूएशन की सज़ा ये मिली है। ये जो आखिरी नंबर आपको 35,000 अरब पे नज़र आ रहा है, डबल होगी डेट सर्विसिंग। आप 104 पैसे जब छोड़ा था इसहाक डार ने, उसके बाद मुफ्ती इस्माइल ने डिवेल्यूशन की तो 123 पे आया था और 123 से 157 पे जा चुका है। कहाँ रुकेगा, अभी 3-4 पे और जाने का इम्कान है। IMF के बोर्ड मीटिंग तक 160 के करीब की मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन चल रही है, विच इज़ नॉट ए वेरी गुड साइन। बहुत डिस्टर्बिंग है ये। पाकिस्तान की पूरी फिजिकल सिचुएशन का इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और जिन लोगों ने विजुलाइज़ किया था कि शायद डिवेल्यूशन ही तमाम बीमारियों का हल है, ये गोली अंदर जाएगी तो इससे सारे मर्ज बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल वो गलत सोच के साथ इस मैदान के अंदर उतरे थे और उसकी सज़ा पाकिस्तान को मिल रही है। कि ये एक रीज़न थी, एक फैक्टर था। मैं बरामदात का नंबर जो आज ही जारी किया है, अगर कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी करनी हो तो इन नंबर्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। डिवेल्यूशन की मैंने आपको फिगर बता दी, 104 से 157 पे जा चुके, और जो हमारी बरामदात है पाकिस्तान से इसी अरसे में वो #3% माइनस में है, नेगेटिव है, गिर गई हैं, ऊपर नहीं चढ़ी हैं, नीचे गिर गई हैं, पिछले साल जितनी भी नहीं होनी 30 जून को। तो फिर हमने कमाया क्या जी, हमने कॉस्ट तो बढ़ा ली, तो कमाया क्या। हम बताते हैं जी कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं जी, इंपोर्ट्स कम हो गई हैं। वो इनसे बंदा पूछे कि भाई कोई अक्ल से काम करते, $4.6 बिलियन इंपोर्ट रिडक्शन हुई है, $4.5 अरब की इंपोर्ट रिडक्शन की है। बहुत अच्छी बात है जी, पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो इंपोर्ट रिडक्शन होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ पूरी इकॉनमी का बेड़ा गर्क जो कर दिया है उसको भी तो किसी को जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ को $315 अरब से कम होकर $280 अरब पे आ गया। हमने डेट सर्विसिंग की कॉस्ट डबल कर ली, बचाया गया $4.5 अरब, तो और कर्जा ही ले लेते $4.5 अरब का, इतना बेड़ा गर्क ना करते इकॉनमी का। तो देर इज़ सम फंडामेंटल रॉन्ग जो ये अंडरस्टैंड नहीं कर सके। इनके पास प्लान नहीं था, स्ट्रेटजी नहीं थी, ना असद उमर के पास थी, ना हफीज़ शेख के पास है। ये हवा के अंदर तीर चला रहे हैं। टिपिकल जो एक पैटर्न होता है, रुपये को गिरा दो, पॉलिसी रेट चढ़ा दो, उसी के अंदर ही घूमी जा रहे हैं। तीसरा एक और नंबर है और वो भी मैं आपको स्क्रीन पर डाल के फिर प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। मेरे लिए तकलीफ़ दे है क्योंकि ये नंबर्स देख के मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए अभी आइंदा कई महीने जो है वो मुश्किलात का पैगाम लेकर आएंगे, उसमें कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आएगी। ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की सरमायाकारी होती है उसके टोटल नंबर्स हैं। ये टोटल अगर मैं फ़िगर बताऊं तो शायद मुझसे ख़ुद भी हज़म ना हो कि ये टोटल इतना बड़ा फॉल कैसे है कि कहीं $5 अरब लिखा हुआ है, उसके आगे $224 मिलियन लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर FDI को ही सिर्फ ले लें, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी, तो वो आधी रह गई है।
कोई जवाबदेह होगा इसका क्यों है? इसकी सबसे बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल है। हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की कल समत कौन सी होनी है, हमने इकॉनमी को दुरुस्त करना है तो कैसे करना है, हमारी पोलिटिकल स्टेबिलिटी कायम रहनी है कि नहीं रहनी। कौमी असम्बली के अंदर जहाँ बजट के अंदर जो इकदाम हुकूमत ने ऐलान किए हैं उसके अंदर बहस होनी चाहिए। वहाँ अपोजिशन वाले हूट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान, और प्राइम मिनिस्टर बाकायदा मीटिंग चेयर कर रहे हैं जहाँ वो कह रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने नहीं देना, इनके ऊपर खूब शोर मचाओ, इसको बोलने नहीं देना। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी चोरों डाकुओं के नहीं करने, इनको हाउस में नहीं आने देना। अपोजिशन वाले स्पीकर के चैम्बर के आगे बैठकर और उसके दरवाजे के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है लिख के लगाया हुआ है, और वहाँ बैठकर नारे लगा रहे हैं कि वो जरदारी को लेकर आओ और उसको लेकर आओ और तीसरे को लेकर आओ। कोर्ट ने आज दोनों जो थे भाई ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक, उनके तो आज उन्होंने ज़मानत के वारंट्स जो जिसके लिए वो गए थे कि हमें दे दी जाए, अरेस्ट की बेल दे दी जाए, वो बेल उनकी कैंसिल कर दी, दरख्वास्त उनकी। जरदारी साहब के ऊपर वो कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देंगे। बाकियों के केसेस लगे हुए हैं, मालूम नहीं है मुझे क्या बनेगा। एक ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है जिसमें कोई एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देकर मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ। दूसरी तरफ केसेस का भी मामला देखें तो कल एक मुश्ताक चीनी साहब हैं, और वो चीनी साहब की वजह शोहरत इस वक्त ये है कि जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर, शहबाज शरीफ साहब, उनके बच्चों के फ्रंटमैन के तौर पर एक्ट करते रहे, और उनके ही बैंक अकाउंट्स के अंदर से वो ट्रांजैक्शंस हुई 60 करोड़ रुपए की, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमज़ा गिरफ़्तार हैं और सलमान के वारंट गिरफ़्तारी हैं कि उनको पकड़ा जाए, ये मनी लॉन्डर हुई है और टीटी के ज़रिए पैसा मंगवाया गया है। उन्होंने एक बयान हल्फी दाखिल किया है, और वो बयान हल्फी कन्फेशनल स्टेटमेंट है बुनियादी तौर पर, जिसके अंदर वो इकरार कर रहे हैं कि हाँ ये मैंने काम किया था टू फैसिलिटेट हमज़ा एंड सलमान। और ये बयान जो है अब अदालत के पास जाएगा, और ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, ये कोई आसान काम नहीं है, ये मामला बहुत सीरियस है। ये जिस तरह जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स वाला मामला एक संजीदा मामला है और उसके ऊपर इंटरनेशनली बहुत सेंसिटिविटी पाई जाती है, इसी तरीके से ये जो टीटी के ज़रिए पैसे को घुमा के लाने वाला और उसको वाइट करने वाला प्रोसेस है, ये भी काफ़ी एक संजीदा केस है, जिसके ऊपर सलमान के लिए काफ़ी मुश्किलात और शहबाज साहब के लिए भी और उनकी जो अहलियाँ हैं नुसरत, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये मामला भी अदालत के सामने। आज ही के रोज़ हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे हमायूं अख्तर खान साहब से कि हुकूमत एक नई कमेटी कायम करने जा रही है, और ये सारे सिनारियों को सामने रखें, एक तरफ इकनॉमिक क्राइसिस और दूसरी तरफ पॉलिटिकल मैस, उसके अंदर एक कमेटी कायम करने जा रही है जिसका नाम दिया गया है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, और NDC की सरबराही करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर होंगे फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे, कॉमर्स के मिनिस्टर भी होंगे, चारों वज़राए आला भी होंगे और AJ के भी मिनिस्टर होंगे, और इसी काउंसिल के अंदर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो रुकन होंगे, और छठे नंबर पर उसमें प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर उनका नाम है। पहले नंबर पर प्राइम मिनिस्टर हैं जो चेयर करेंगे, फिर फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, फिर फाइनेंस के हैं, फिर प्लानिंग के हैं, इसके बाद कॉमर्स के हैं, और फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, AJ के भी हैं, और बाकी जो ऑफिशियल चाहिए होंगे उनको एज़ नीडेड उनको वो बुलाया जा सकता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मोस्ट हाई पावर्ड बॉडी, जो अभी तक हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द कैबिनेट का जिक्र करते थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट का जिक्र करते थे कि वो एक तगड़ा फोरम था, लेकिन ये अब उससे भी ज़्यादा हाई पावर्ड फोरम हो गया। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, इसके अंदर आर्मी चीफ भी होंगे, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स भी बैठे होंगे। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का जिसके अंदर हमने बात करनी है। और आज ही के दिन ये खबर भी छपी हुई है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं, ख़ास तौर पर जो बिलावल की और मरियम की मीटिंग हुई, उसके अंदर बाकी प्रोटेस्ट के साथ साथ इस बात के ऊपर भी बातचीत हुई है कि कैसे चेयरमैन सेनेट जो है उनको दोबारा तब्दील करने की कोशिश की जाए। माजी के अंदर इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जब ये इलेक्शंस का मौका आया था तो एक ने दाएं देखा है, एक ने बाएं देखा है, एक ने आंख बंद कर ली कि ठीक है ये प्रोसेस गुजर जाने दो। तो अब क्या मौका इनके पास है? अगर है तो क्या अवेल करने के लिए उतनी ताकत भी है या नहीं है?